hope you are doing great. So in this video we are going to start the next topic of chapter forms of market. As you know, previous video हमने कंसिडर किया था बेसिक एस्पेक्ट जो मार्केट के थे, और उसके बाद हमने जो एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट था परफेक्ट कंपटीशन, उसके रिगार्डिंग जो फीचर्स वगैरह और जो वाइटल कंक्लूजन थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंसिडर करेंगे किसको, जो नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो है मोनोपोली. पता होगा 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने कंसिडर किए थे. सबसे पहले हमने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन की. आज हम बात करेंगे किसकी, मोनोपोली की. इससे आने वाले जो वीडियो होंगे उनमें हम कंसिडर करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली को. क्लियर है चीज? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली मार्केट होता क्या एक्चुअली? अब मोनोपोली मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे किसी कमोडिटी के. क्लियर है चीज? यहाँ क्या होगा कि जो लार्ज नंबर ऑफ बायर है वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, केवल एक सिंगल सेलर में. यानी एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ मार्केट जहां किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के रिगार्डिंग केवल एक ही सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, बट वो जो कमोडिटी वो बेच रहा है, एक सिंगल सेलर जो कमोडिटी बेच रहा है, उस कमोडिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. यानी एक सिंपल से तरीका अगर समझने की कोशिश करूं, एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ मार्केट जहां किसी कमोडिटी का केवल एक ही सेलर होता है और जिस कमोडिटी को बेच रहा होता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का उस मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता. क्लियर है चीज? यानी इट इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर इट इज ए सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. अगर डेफिनेशन की बात करूं, इट इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट, इट इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. यानी एक प्रोडक्ट का जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, उसका केवल एक ही सेलर है मार्केट में. क्लियर है चीज? अब सिंपल सी बात है, अगर बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसके प्रोड्यूसर की, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर है, तो इस केस में मुझे ध्यान रखना है कि जैसा परफेक्ट कंपटीशन में मैंने कंसीडर किया था कि फर्म्स क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है. सैमसंग का एग्जांपल अपन ने लिया था. लेकिन यहाँ क्या है, चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्योंकि एक ही सेलर है किसी कमोडिटी का, तो ऐसे में वही मैन्युफैक्चरर हो जाएगा, वही इंडस्ट्री होगी, वही क्या होगी, फर्म होगी. तो जस्ट बिकॉज ऑफ ए सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, जो फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता. यानी फर्म ही क्या है, इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री ही क्या है, फर्म है. यानी फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा जब हम बात करेंगे मोनोपोली मार्केट की. एंड द रीजन बीइंग देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. वही मैन्युफैक्चरर है, वही सेलर है, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है. यानी इंडस्ट्री और फर्म का डिफरेंस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. इंडस्ट्री फर्म होगी और फर्म ही क्या होगी, इंडस्ट्री होगी. क्लियर है चीज? अच्छा, थोड़ा सा अगर डिटेल में इसको कंसीडर करूं, बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे कि फीचर्स में, लेकिन मुझे ध्यान रखना है जब एक सिंगल सेलर है किसी कमोडिटी का और उसका भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो क्या करें फिर? क्या वो पूरी तरह अपने आप को एग्जिस्ट करेगा, या मैं कहूं कि पूरा मार्केट अपने आप से कंट्रोल करेगा? बिल्कुल वो पूरे मार्केट को अपने कंट्रोल में रखेगा. बट मुझे ध्यान रखना है, लॉ ऑफ डिमांड मुझे फिर से इंसिस्ट करता है कि भले ही सिंगल सेलर है, पूरा मार्केट आपके अंडर में आता है, पूरा प्राइस आप कंट्रोल करते हो, but subject to law of demand, whenever you need to increase your sale, you need to make adjustment in the price. That means ज्यादा सेल्स को बढ़ाने के लिए being a manufacturer, being a seller, आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा. बिकॉज सिंगल सेलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कंज्यूमर को या मार्केट में जो बायर्स है उनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर लें. क्लियर है चीज? आप अपनी कमोडिटी के प्राइस वगैरह को चेंज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी को खरीदने के लिए इंसिस्ट आप नहीं कर सकते, भले ही मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट हो या फिर परफेक्ट कंपटीशन या अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट. क्लियर है चीज? नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ मोनोपोली. अब फीचर्स ऑफ मोनोपोली के बारे में बात करें, सबसे पहले जो पॉइंट है वही जो इसकी डेफिनेशन से निकल के आया कि देयर इज ओनली वन सेलर, एक ही सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर है. क्लियर है चीज? अब इसको अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस पे अगर बात करूं कि सिंगल सेलर है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि मतलब मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल करेगा. प्राइस के रिगार्डिंग डिसीजन, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, डिमांड और फोर्सेज, जो मार्केट फोर्सेज क्या थे, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिसाइड करते थे. यहाँ पे मार्केट फोर्सेज का कोई रोल नहीं है. यहाँ पे वो अपने आप से क्या करेगा, अपने आप ही प्राइस को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, अपने हिसाब से प्राइस क्या करेगा, चार्ज करेगा. रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, जो सेकंड फीचर्स है मोनोपोली मार्केट का. देखो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं बात करूंगा, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, कभी भी आप मार्केट में आओ, कभी मार्केट से बाहर चले जाओ, देयर इज नो लीगल बाउंडेशन regarding the or on the entry and exit of the firm. But in case of monopoly there are things are different. That means when you are talking about the monopoly market, तो यहाँ पे entry barrier है.
यहाँ पे नेचुरल बैरियर्स हैं, यहाँ पे लीगल बैरियर्स हैं, यहाँ पे टेक्निकल बैरियर्स हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो एंट्री ऑफ न्यू फर्म अगर बैन है, चाहे लीगल, टेक्निकल या नेचुरल बैरियर हो, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? वो जो वन सेलर की मैं बात कर रहा हूं। अब एंट्री बैरियर है तो उस केस में क्या होगा कि वो प्राइस क्या करेगा, पूरी तरह कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है, पूरी तरह प्राइस को कंट्रोल करके रखेगा और पूरा प्राइस उसके कंट्रोल में, तो जाहिर सी बात है फिर पूरा मार्केट भी, जहां तक बात करूंगा सेलर की, उसके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि केवल एक ही क्या है, बेचने वाला है, और जो चीज वो बेचता है, जिस कमोडिटी को सोल्ड आउट करता है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट वहां पे अवेलेबल नहीं है। दैट मींस जो टेक्निकल चीज है इस पॉइंट के रिगार्डिंग वो मुझे ध्यान रखनी है कि इफ देयर इज बैरियर ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, दैट मीन जो एग्जिस्टिंग सेलर है वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा शॉर्ट रन और एज वेल एज लॉन्ग रन। दैट मींस चाहे शॉर्ट रन की बात कर लो, चाहे लॉन्ग रन की बात कर लो, यहां पे सिचुएशन वही होगी कि आपका टीआर हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, टीसी, ठीक है, यानी टोटल रिवेन्यू ग्रेटर देन टीसी। यानी शॉर्ट रन की बात कर लो या लॉन्ग रन की बात कर लो, आप हमेशा डील किसमें करेंगे, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट में, बिकॉज देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। और दूसरा जो बात हमने अभी कंसीडर किया कि एंट्री बैन है, नई फॉर्म आ ही नहीं सकती आसानी से, ठीक है, उसमें टेक्निकल, लीगल और नेचुरल बैरियर्स आते हैं। उसके बाद बात करें नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब नो क्लोज सब्स्टिट्यूट बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। अब नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का ये भी तो मतलब हो गया ना, कोई है ही नहीं अल्टरनेटिव आपके पास, क्या करोगे आप? कंज्यूमर जो है उनका खरीदना मजबूर होगी, वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, आपके ऊपर। तो इस तरह आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो। फिर वही बात आती है कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट आप शॉर्ट रन के साथ साथ लॉन्ग रन में भी क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। उसके बाद फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल आपका रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, प्राइस का आपका कंट्रोल जरूर है, लेकिन बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, बीइंग ए सेलर, जब भी आपको सेल्स बढ़ानी है, आपको प्राइस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी प्राइस को कम करके दिखाना होगा अगर आपको सेल्स को इंक्रीज करना है। जब भी सेल्स बढ़ाने की बात करेंगे, रेवेन्यू को बढ़ाने की बात करेंगे, तो आपको प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रांड नेम, एडवर्टाइजमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग कंज्यूमर से क्या करते हैं, अलग अलग प्राइस आप चार्ज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अगर समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे एग्जांपल अपन ले लेते हैं किसको, इंडियन रेलवे को। अब इंडियन रेलवे एक तरह से क्या है कि गवर्नमेंट का मोनोपोली है। गवर्नमेंट का मोनोपोली मतलब गवर्नमेंट पूरी तरह उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे डिफाइन करती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज या जो रिजर्वेशन की बात करें, पॉलिसी की बात करें, उसमें फर्स्ट एसी कैटेगरी होती है, सेकंड एसी कैटेगरी होती है, थर्ड एसी कैटेगरी होती है, उसमें स्लीपर कोच होते हैं, उसमें जनरल कोच होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उस पर्टिकुलर सेम ट्रेन के लिए, लेकिन जस्ट बिहाफ ऑफ अलग अलग फैसिलिटी, वेरियस काइंड ऑफ एडिशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एडिशनल फैसिलिटी दी जाती है कंज्यूमर को, तो उसके बिहाफ पे क्या करता है, उसी एक सेम ट्रेन के लिए अलग अलग प्राइस क्या करते हैं, पैसेंजर से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मुझे ध्यान रखना है जब मैं बात करूंगा मोनोपोली की, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और प्राइस डिफरेंशिएशन, जिसका टेक्निकल नाम क्या है, प्राइस डिफरेंशिएशन, अवेलेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा। अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस क्या होता है, चार्ज किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करते हैं जो डिमांड कर रहा मोनोपोली फर्म है, उसको अगर समझने की कोशिश करूं तो बेसिकली मैं बात करूंगा यहाँ पे जो डिमांड कर होगा वो लेस इलास्टिक होगा। लेस इलास्टिक का मतलब कि मुझे ध्यान रखना है कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना, क्योंकि सिंगल सेलर हूं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है अगर बिल्कुल सेल्स नहीं हो रही, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सेल्स तो आपकी होगी क्योंकि एक ही बेचने वाले हो, ठीक है। तो उसके बाद जब भी आप प्राइस को कम करेंगे तो आपको सेल्स को इंक्रीज करने के लिए प्राइस को कम करना पड़ेगा, लेकिन इतना कम करने की आवश्यकता नहीं कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस के साथ एडजस्टमेंट करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत। क्लियर है चीज। तो जो मोनोपोली फर्म का डिमांड कर रहा है उसको लेस इलास्टिक कह सकते हैं, या फिर मतलब ये कहें कि यहाँ पे जो चेंजेस होंगे कंपेयर टू प्राइस में जितना चेंज होगा तो उससे डिमांड में कहीं ज्यादा, या मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। थोड़ा प्राइस अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो डिमांड में बहुत ज्यादा कमी यहाँ पे नहीं आने वाली, ये मुझे ध्यान रखना है। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करें मोनोपोली स्ट्रक्चर कैसे अराइज होता है, क्यों अराइज होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल की या गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, वो किसी इंडस्ट्री को, पर्टिकुलर फर्म को कंट्रोल करती है। जैसे इंडियन रेलवे का एग्जांपल लिया तो ये क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है इसके अंडर में, ठीक है। तो इंडियन रेलवे क्या हो गया, मोनोपोली स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, रेलवे के किसका अंडर में आता है, गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे ध्यान रखना है, जब मैं बात करूंगा जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रेलवे वगैरह प्रोवाइड कराता है, मान लो जैसे मैं कहूँ माल वाहक की जो सुविधा रेलवे देता है,
गुड्स और गुड्स को यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के, तो वहां पे थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जहां तक बात है पैसेंजर ट्रेन की, या मतलब जो ट्रेनें चलाने की बात आती है, तो उसमें पूरा कंट्रोल किसका है? इंडियन रेलवे का। क्लियर है चीज? उसके बाद आता है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का मतलब सिंपल सी बात है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आपके पास है और आप चाहते हो कोई उस प्रोसेस का बेनिफिट ना उठाए, या कोई जो मैं कर रहा हूं वो दूसरा कोई ना कर सके। ठीक है, अब जैसे टाटा की बात करें, उन्होंने 1 लाख की कार निकाल दी नैनो, तो उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर नैनो को बनाने की जो प्रोसेस थी उसको पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट कराने का मतलब क्या, कि जिस प्रोसेस से टाटा ने कार बनाई है नैनो, उस प्रोसेस से दूसरी कोई मोटर व्हीकल कंपनी उसी बजट में कार नहीं बना सकती। अगर वो ऐसा करती है तो वो पेटेंट राइट्स का क्या होगा? वायलेशन होगा। तो पेटेंट अगर आप करा ले तो वो भी आपका क्या होगा? मोनोपोली होगा, केवल आप ही वो काम कर सकते हो। अगर दूसरा कोई करना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कार्टेल्स। कार्टेल्स का मतलब क्या होता है कि जब कंपटीशन को खत्म कर लेके दो फर्में एक हो जाती हैं। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करें कि जो कंपटीशन है उसको खत्म करने के लिए जब आपस में 2 या 2 से ज्यादा फर्में मिल जाती हैं तब क्या होता है? कार्टेल्स एग्जिस्ट करता है। अब इसको समझने का तरीका यहाँ पे मैं बात करूं तो मेरे पास 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं किसको? पैसेंजर को। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात कर लें, जो सिटी एरिया है उनकी बात कर लें। अब ये क्या है यहाँ पे, जैसे मान लेता हूँ पहले इसने स्टार्ट किया 10 रुपए केजी के हिसाब से, तो इसने कितना रखा? 9। जब तक उबर अकेला था तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर उसकी मोनोपोली थी, उसको किसी के रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट, किसी तरह का एडजस्टमेंट प्राइस में नहीं करना था, क्योंकि लोगों की मजबूरी थी, केवल एक ही ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल था। लेकिन आफ्टर द अराइवल ऑफ ओला वो कंपटीशन वहां पे जनरेट हुआ, और ये जो फैसिलिटी 10 रुपए में प्रोवाइड करा था, इसने कितने में की? 9 रुपए में। तो इसने प्राइस कितना कर दिया? फिर 8। इसने प्राइस कितना कर दिया? 7। तो इस तरह दोनों के बीच में कंपटीशन होता रहा, और कंपटीशन में दोनों क्या होगी? लॉस में जाने लगी। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करें, लॉस में जाने लगी। तो उन्होंने क्या किया, इस प्राइस को खत्म करने के लिए जो इन दोनों कंपनीज के टॉप लेवल के मैनेजमेंट थे, उन्होंने मिलकर मीटिंग की, और मीटिंग में डिसाइड किया कि हम जो रेट रखेंगे वो क्या रहेगा? 10 रुपए पर किलोमीटर का। दोनों कंपनियों ने अपनी मीटिंग की, तो इनके मीटिंग के माध्यम से क्या हुआ? इनके बीच का कंपटीशन खत्म हुआ, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर है चीज? लास्ट बात करें गिफ्ट ऑफ नेचर। और गिफ्ट ऑफ नेचर का मतलब क्या है कि मान लो आपको प्रकृति से कोई उपहार मिला है। प्रकृति से उपहार मिलने का मतलब आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके नीचे कच्चा तेल निकल गया, उसके नीचे माइंस आ गई, उसके नीचे मार्बल निकल गया। तो इस तरह के जो गिफ्ट आपको नेचर से मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं? मोनोपोली राइट आपका क्या करते हैं? क्रिएट करा देते हैं, या जो अदर एस्पेक्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट ऑफ जो स्ट्रक्चर है उसको अराइज करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो दीज आर द मींस जो वेरियस प्रोसेस है जिनके माध्यम से मोनोपोली स्ट्रक्चर क्या होता है? अराइज होता है मार्केट में, या मोनोपोली क्या होती है? क्रिएट होती है। क्लियर है चीज? तो दैट्स व्हाट ऑल वी हैव इन दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे किसको? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। टिल देन थैंक यू।